अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्मार और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल PHY मेंटोर पे। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 12 का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज। हम गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है गाज़ीज़ लॉ की कि अगर आपके पास कोई इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ जाए, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, या उस इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कि टाइटल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज। यानी आपके पास कोई भी एक इन्फिनिटी शीट है, उस इन्फिनिटी शीट पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जब आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कंसिडर एन इन्फिनिटी शीट चार्जेस एज शोन इन द फिगर बिलो। कहता है इस फिगर में बिलो जो आपको दिखाई गई है इसमें आपने एक इन्फिनिटी शीट ले ली है जिसपे चार्जेस को बखेर दिया गया है। फिर आगे कहता है लेट द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इस, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपने इसके लिए ली, इसे आपने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जो कि इक्वल है Q/A के। मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट बताता हूँ कि इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज से क्या मुराद है और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे क्यों ली, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आपको बताते चलो इन्फिनिटी के मीनिंग क्या हैं। तो इन्फिनिटी से परेशान नहीं होना कि इन्फिनिटी के मीनिंग आप लेते हैं कि लामहदूद जिसे आप कहते हैं, तो ये परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या होगा, कितनी लंबी शीट होगी, ऐसी होगी वैसी होगी। नहीं, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपको इसका साइज नहीं पता, आपको इसका साइज कंफर्म नहीं है कि वो कितना है। वो 1 मीटर है, वो 10 मीटर है, वो 100 मीटर है, वो 1000 मीटर है, वो n मीटर्स है। आपको कंफर्म नहीं कि इसका साइज कितना। आपने एक ऐसी शीट ले ली है, अब उस शीट के लिए आपने क्या किया है, उस शीट का कोई भी एक टुकड़ा आपने काट लिया और उस टुकड़े पे भी उस शीट की तरह पे यूनिफॉर्म चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी आपने इन्फिनिटी शीट ली है, उस इन्फिनिटी शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, देखिए ये आपको चार्ज नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में है, फिर तमाम चार्जेस के बिटवीन ये जो स्पेस है वो सेम है और ये सब के सब पैरेलल है। तो ऐसे चार्ज को आप कहते हैं कि आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस कंप्लीट इन्फिनिटी शीट पे, और उस इन्फिनिटी शीट में से आपने एक ये छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया। तो मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि हम चार्ज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अगर आपको एक लाइन के लिए पता चल जाए कि एक लाइन में ये जो चार्ज एक लाइन में है, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है, तो आप सब के लिए आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सब लाइन में चार्ज की जो क्वांटिटी है वो भी सेम होगी और सेम चार्ज होगा। ये देख लें, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी एक लाइन में 5 चार्जेस हैं, तो दूसरी में भी 5 ही होंगे, थर्ड में भी 5 ही होंगे, 4 में भी 5 ही होंगे, एंड सो ऑन। जितनी भी आपके पास शीट है उस पर तमाम चार्जेस की क्वांटिटी ये सेम है। तो ये आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसलिए अगर हम एक लाइन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है, तो आप होल शीट के लिए बता सकेंगे। उम्मीद है कि आपको इन्फिनिटी शीट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटी शीट से क्या मुराद है और हमने इस पे चार्ज कैसे बिखेरा हुआ है। तो उस इन्फिनिटी शीट में से आपने एक ये टुकड़ा ले लिया, ये कोई भी उसका पीस ले लिया आपने, और इस पीस के लिए आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है। तो जो इस पीस के लिए होगी वही फिर आपके पास होल शीट के लिए आपके पास आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी ऐसी है, क्योंकि आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब देखिए, आपको बताया था कि जब भी आप बात करते हैं
स्फीयर की बात करते हैं या इन्फिनिटी शीट की बात करते हैं या कोई पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, तो उनमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लो फाइंड आउट करना पड़ जाए या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो आप गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करते हैं। तो जब गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करते हैं तो गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आप उस पर गाज़ियन सरफेस ड्रा करते हैं। बताया था गाज़ियन सरफेस डिटेल से पिछले लेक्चर में कि ये क्लोज इमेजिनरी सरफेस है। तो ये देख लें, इस इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज के लिए भी आपने ये एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर ली। ये क्लोज इमेजिनरी सरफेस जो होगी, इसी क्लोज इमेजिनरी सरफेस को आप क्या नाम देंगे? गाज़ियन सरफेस। अब इस क्लोज इमेजिनरी सरफेस की ये 3 साइड हैं, एक ये P वाली है, एक ये P प्राइम वाली है और एक ये दरमियान में आपको नजर आ रही है, यानी ये 3 साइड इसकी बन रही है। और अगर ये होल शेप देखी जाए तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, यानी सिलेंडर नुमा शेप बन रही है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक कागज का टुकड़ा लें और इसे रोल कर लें, तो रोल करने के बाद आप देखेंगे वो जो शेप बनेगी, उस शेप को आप कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। और ये इसकी 3 साइड बन रही है। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों साइडों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास P प्राइम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, इस P के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, और ये जो दरमियान में सरफेस आ रही है इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है। तो जब तीनों के लिए फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग, तो होल सिलेंड्रिकल या होल इस क्लोज सरफेस या गाज़ियन सरफेस के लिए जब फाइंड आउट करना होगा, तो तीनों को सम अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस गाज़ियन सरफेस के लिए। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया तो आप उस पर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई कर देंगे। जब गाज़ीज़ लॉ अप्लाई कर देंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करके दे देगा कि इस शीट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है। उम्मीद है कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। तो अब आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ। ये आपके लिए नई बात है। डेंसिटी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होती है। यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक सरफेस बन रही है, ये एक सरफेस नुमा शीट है और इस पर आपने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप एक महसूस एरिया के लिए बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है। जब एक स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने बता दिया तो आगे तमाम एरिया सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप इजीली होल शीट के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकेंगे। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे, ताकि आप सरफेस के लिए एक बता सकें कि एक सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी कैसी है या एक सरफेस पे आपने चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है। तो फिर आगे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सब के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी? सेम ही हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी शामिल करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की देखिए डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में चार्ज कैसा है। यूनिट एरिया में चार्ज को आप क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखें, उसी इन्फिनिटी शीट को ही 2-3 तरह से मैंने आपको शो की है। ये भी आपके पास वही इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज का हमने जो एक पीस लिया वो है आपके पास, ये भी वही पीस है आपके पास और ये भी वही चीज़ है। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाज़ियन सरफेस जो आपकी सिलेंड्रिकल होगी, उस सिलेंड्रिकल शेप वाली गाज़ियन सरफेस की साइड्स कितनी बनेगी और हर साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये देख लें, 3 साइड है आपकी। एक साइड जो पहले बताया ये P प्राइम, ये P और थर्ड ये आपके पास। इसी तरह इसमें जाए तो ये भी 3 साइड आपकी, ये एक S1, S2 और ये S3। और इसी तरह ये भी आपके पास वही गाज़ियन सरफेस है। ये सिलेंड्रिकल नुमा जो आपको बताया कि पेज को आप रोल करें तो वो रोल करने के बाद आपके पास जो शेप बनती है वो सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो ये देख लें आपके पास, इसकी भी ये 3 साइड्स P है, P प्राइम है और एक ये वाली साइड है, इसे आप कहते हैं कर्व साइड। ये आपके पास कर्व साइड है। ये 2 साइड तकरीबन फ्लैट बनेगी, यानी अगर आप वो एक कागज का टुकड़ा लें ना और उसे रोल करें
और बाहर वाली ये जो साइड है उस पर अपनी फिंगर्स रखें तो वो आप देखेंगे तकरीबन एक फ्लैट साइड बनेगी, फ्लैट साइड। तो ये भी फ्लैट साइड तकरीबन होगी, ये भी अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट साइड होगी, लेकिन ये जो थर्ड साइड है आपकी ये कर्व साइड बनेगी। तो हम देखते हैं हर साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, वेक्टर एरिया की, ये याद रखना, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वेक्टर एरिया क्या है। और दोबारा रिवाइज करता चलूँ आपको, और ये आपको बताया था मैंने कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन वही होती है जिस साइड से आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, जिस साइड से आप उसे देखते हैं। तो ये देख लें, अगर आप इस P वाली साइड से देखेंगे तो E और A दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह P प्राइम वाली साइड से देखेंगे तो इस साइड से भी आपके पास E और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम बनेगी, यानी पैरेलल बनेगी। लेकिन अगर आप यहां से देखते हैं ये ऊपर से कर्व सरफेस से, तो उस वक्त देखें आपके पास चार्ज तो इसके अंदर है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, जिस तरह के ये चार्ज देखेंगे इसके अंदर आ जाएगा सिलेंड्रिकल शेप के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या इस डायरेक्शन में होगी, यानी राइट या लेफ्ट साइड पे होगी, अप एंड डाउन नहीं होगी आपके पास। लेकिन अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कर्व सरफेस के लिए जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कर्व सरफेस के लिए आपके पास ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी ये? परपेंडिकुलर, यानी दो साइड्स के लिए P और P प्राइम साइड्स के लिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम यानी पैरेलल, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ये परपेंडिकुलर होगी। मजीद आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास वही चार्ज है, ये चार्ज आपने एक लाइन वाला ले लिया, ये एक लाइन वाला चार्ज, या आप ये कह सकते हैं ये चार्ज आपने ले लिया, या ये लाइन एक वाला चार्ज ले लिया। ये वो चार्ज है आपके पास जो आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस चार्ज की देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ये राइट साइड पे है या फिर ये लेफ्ट साइड पे है। तो ये देखिए, अगर आप इधर से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम, और अगर आप इधर से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो उस वक्त देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी, लेकिन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये आपके पास आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एरिया उस वक्त इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसा आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो जब ये नॉर्मल आ जाएगा तो एंगल कैसा बन जाएगा? 90। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि कर्व सरफेस पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे पे नॉर्मल होगी। ये देख लें, हमने कर्व सरफेस के लिए यहाँ पे एक पैच ड्रा किया है। पीछे शुरू में आपको बताया था मैं कि पैचेस क्यों बनाते हैं हम, पैच में डिवाइड करना क्यों जरूरी है। तो ये पैच डिवाइड करके हमने वेक्टर एरिया की डायरेक्शन फाइंड आउट की, तो वो इस पे नॉर्मल बन गई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसकी मैथमेटिक्स की तरफ। उम्मीद है आपको फिजिक्स समझ आ गई होगी। तो ये देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन में पता है E डॉट ये वही दोबारा दिखाया गया, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया पीछे। तो इसे ओपन करें तो E a cos थीटा आ गया। अब देखिए φ1 आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज के ये प्री प्राइम वाली साइड वाला है, तो ये आपके पास E a cos 0 लिखे। जीरो का मतलब क्या है कि इस साइड पे P प्राइम वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है आपके पास? सेम है। जब सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इसी तरह आपके पास अगर P वाली साइड पे चलते जाए तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 लिखा है, वो भी आपके पास E a cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि इस P वाली साइड पे भी इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। अब ये देख लें या ये देख लें, कोई भी इनमें से एक ऑब्जर्व कर लें। अब थर्ड साइड पे चलते हैं, ये जो कर्व सरफेस है आपके पास, इस कर्व सरफेस पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कैसी बनेगी आपके पास? 90 बनेगी, 90 के एंगल बनेगा आपका, परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो उस वक्त cos क्या आ जाएगा? 90, और φ3 आ जाएगा E a cos 90। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने बताना है इस क्लोज इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इन तीनों को सम अप कर देंगे। तो लिख दिया φe टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास वही आ जाएगा E a cos 0 डिग्री प्लस E a cos 0 प्लस E a cos 90। तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 पुट कर दें तो ये भी E a है, ये 1 पुट कर दें तो ये भी E a है, ये cos 90 आपके पास 0। तो 0 जब E a से मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीटली तौर पे 0 हो जाएगा।
तो देखिए अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जब सम होगी तो ये आपके पास बन जाएगा 2EA, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के लिए आपके पास क्या आ गया, 2EA आ गया। तो अब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस पे गॉसियस लॉ अप्लाई कर दें। तो गॉसियस लॉ का रिलेशन आपको पता है कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है Q/ε0। तो फाई ई की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली 2EA, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दें आप 2EA, तो 2EA इज इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। तो आप देखिए एरिया एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो उस वक्त आपके पास E इज इक्वल टू आ जाएगा σ/2ε0। ये Q की वैल्यू पुट की है सिग्मा ए, ये पता आपको पीछे बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है Q/A। तो ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। स्मॉल q या लार्ज q कैपिटल Q से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख लें, इस Q की जगह पे आपने सिग्मा ए पुट कर दिया, ए से कैंसिल आउट, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो E इज इक्वल टू आ गया σ/2ε0। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस के लिए क्या बन गई, σ/2ε0। ये उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, यानी जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कम करते जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है कि चार्ज आपने ज्यादा बखेरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा, चार्ज कम बखेरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम। तो अब देखिए अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो वेक्टर के लिए आप आर कैप लगा देंगे यूनिट वेक्टर, जो कि इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी शो करेगा। उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कर्व सरफेस के लिए भी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।